आप कहीं भी जाएं, किसी भी कहीं भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका पर्सनल मैटर है, बट यू हैव टू बी इन द क्लास बेटा। अब 2 साल हम लोगों को पढ़ना है होम, है ना, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे फुल कोऑपरेशन देंगे। करना क्या है, जो मैं पढ़ाऊँ आपको, आप एक क्लास कोई बनाइए स्नेहा, उसको उस दिन नोट करिए बेटा, है ना। और बुक्स कौन सी रहेंगी हमारी, मेन बुक रहेगी हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं लोड कर दूंगा, सॉल्यूशन क्वेश्चन दोनों, आप उसको कर लेंगे डिस्कस। और हमें तीसरी बुक की जरूरत नहीं है बेटा। आप लोगों ने 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पढ़ी है, लेकिन अब 11th में पढ़ना है बेटा उसको, है ना। चलो, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब चूंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो जो फर्स्ट टर्म जो हमारा मेन प्रायोरिटी है, उसमें सेट्स आएगा, रिलेशन फंक्शन आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, लिमिट्स, स्टैटिस्टिक्स। कैलकुलस एक चैप्टर है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट टर्म में है और डेरिवेटिव सेकंड टर्म में है। कुल मिला के हमें यही पढ़ना है। कुछ चैप्टर में से और भी हैं, पीएमआई वो जो नहीं है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो सीबीएसई ने डिलीट कर रखे हैं पैंडेमिक के देखते हो। बायनोमियल थ्योरम मुझे नहीं दिख रहा है, बायनोमियल थ्योरम भी नहीं है ना। तो मेन हमारा फोकस रहेगा अभी फिलहाल इन टॉपिक पे, हमको इतना ही पढ़ना है। इसलिए बुक में और भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बायनोमियल थ्योरम, वो मुझे नहीं दिख रही है, तो मतलब वो डिलीटेड है। तो मैं सेट्स, रिलेशन फंक्शन ये पढ़ना है ना। और जो नवंबर का एग्जाम में बेटा वो एमसीक्यू होना है, 90 मिनट्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का आपका इंटरनल एक्टिविटी होगी, जिसमें मैं एक एक्टिविटी कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी बनवाऊंगा आपसे। ठीक, चलो अब चलते हैं सेट्स पर। अब शुरू कर रहे हैं सेट, है ना। सेट क्या होता है बेटा, सेट एक तरह का कलेक्शन होता है। अगर हम कई चीजों को एक साथ रख लें, देन इट इज कॉल्ड एक कलेक्शन, संग्रह हिंदी में बोलते हैं। कई चीजों को एक साथ लिख लें, एक जगह लिख लें। जैसे देखो, हमें अगर और नंबर कलेक्ट करने हो 10 से कम, तो 13579, ये कलेक्शन ऑफ और नंबर्स हो गया, और नेचुरल नंबर्स। हम रिवर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया की अलग अलग रिवर्स हैं, उनके नाम लिख लें कॉपी पे, गंगा यमुना कावेरी, तो वो कलेक्शन हो गया। कैसे लिख रहे हैं हम पहले एक चीज लिख रहे हैं, फिर कॉमा, फिर दूसरी चीज, फिर कॉमा, है ना। कई चीजें हैं जिनको हमने एक जगह लिख लिया है, बीच में कॉमा लगा दिया, तो एक कलेक्शन है, ग्रुप है। जैसे हमें वॉवल्स का अगर बनाना हो कलेक्शन, तो ए ई आई ओ यू, पहले ए आया, फिर कॉमा, फिर आई आया, फिर ओ और यू, तो ये कलेक्शन है बेटा। कई चीजों को हमने एक जगह रख दिया है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। पर हमारा टॉपिक का नाम क्या है, हमारे टॉपिक का नाम है सेट। सेट अगर जनरल बात करें, हाँ, तो एक कलेक्शन होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स। लेकिन ऑर्डिनरी कलेक्शन और हमारे मैथ्स वाले कलेक्शन में थोड़ा अंतर है। जब मैथ्स में हम सेट की बात करते हैं, तो हम चीजों को लेते तो हैं, जैसे मैंने ये 4 नंबर लिए, लेकिन इनको करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो ये सेट हो गया। कलेक्शन में हम करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। जब हम सिंपल आम भाषा में कलेक्शन या संग्रह की बात करते हैं, तो हम सीधे कुछ चीजें लेते हैं, सेम अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स लेते हैं, और उनको कॉमा, बीच में कॉमा लगा देते हैं, जैसे 1,3,5,7,9, इट इज मेयरली ए कलेक्शन। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं बेटा, तो सेट में हम चीजों को लिखते तो हैं, लेकिन बीच में कॉमा रहता है, लेकिन ये सब चीजें करली ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेट। तो ये सेट क्या है, एक सेट है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो ये सेट हो गया। 1 इस सेट में है, तो 1 इस सेट का एलिमेंट हो गया। 2 इस सेट में है, 2 इस सेट का एलिमेंट हो गया। 3 इस सेट में है, तो 3 इस सेट का एलिमेंट हो गया। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं, वो इस सेट का एलिमेंट होती हैं। 1 इस सेट में है, 1 इस सेट का एलिमेंट हो गया। 2 इस सेट में है, 2 इस सेट का एलिमेंट हो गया। 3 इस सेट में है, 3 इस सेट का एलिमेंट हो गया। 4 इस सेट का एलिमेंट हो गया। ये एक सेट ये हमारा हो गया 1 2 3 4। सेट मतलब एक कलेक्शन जिसमें चीजों के आर्टिकल्स के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा होता है, और ये पूरी की पूरी चीज एक करली ब्रैकेट में लिखी होती है, तो ये एक सेट हो गया। करली ब्रैकेट होगा, अंदर एलिमेंट लिखे होंगे, बीच में कॉमा होगा, ये एक सेट हो गया, दिस इज सेट। तो ये कौन सा सेट है, ये सेट इज अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 5। काउंटिंग नंबर्स मींस नेचुरल नंबर। ये वो सेट है जिसमें 5 से छोटे नेचुरल नंबर लिखे हैं। समझ में आ गया बेटा। तो सेट मतलब इसने एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स रिटर्न इनसाइड द ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ चीजों को लिख देंगे, तो वो हो जाएगा सेट। क्लियर, किसी को डाउट उसमें तृप्ति?
सम्राट, हाँ बेटा कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ सम्राट, जिनको जानता हूँ, बहुत मेहनत चाहिए बेटा, है ना। 11th 12th ये 2 साल आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इन 2 क्लासेस में आपने मेहनत कर लिया बेटा, तो 12th के बाद आपकी जो है बहुत आसान हो जाएगी लाइफ। आपका सिलेक्शन हर एक एग्जाम में हो जाएगा, है ना। बहुत है, और मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 11th में था अब है, तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी फिजिक्स में। हो सकता है आप लोगों को नहीं आए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पढ़ाई का ऑर्डर क्या रहेगा, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। आपको हर एक सब्जेक्ट को 2 2 घंटे देना है, और घबराना नहीं है। आप लोगों ने मैथ्स, आप लोग पीसीएम वाले हो, कुछ कॉमर्स वाले भी, अगर मार्कशीट में 11th या 12th की मार्कशीट में मैथ्स होता है बेटा, तो कैरियर ऑप्शन बहुत जल्दी बहुत बढ़ जाता है। आप लोगों की जॉब सबसे पहले लगेगी, क्योंकि आपके मार्कशीट में मैथ्स लिखा हुआ है। हालांकि कई कॉमर्स वाले भी हैं, कोई बात नहीं। ठीक है आदित्य, अमन, अनमोल, जो बोला समझ में आया मैंने? मेरी बात आप समझ पा रहे हो? अनमोल आवाज नहीं आ रही। यस सर, यस सर। अनुज समझ में आया क्या बोला मैंने? तो सेट क्या होता है, कई चीजों को कॉमा के अंदर लिखते हैं, और इन सारी सारी चीजें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं। पर ये तो आम बोलचाल में भाषा हो गई, ये तो आम बोलचाल की भाषा हो गई। कोई हमसे, कोई मैथमेटिक्स वाला कोई हमसे पूछेगा सेट्स की डेफिनेशन क्या है, तो कैसे बताएंगे हम? ऐसे बताएंगे कि सेट, हाँ बोलो बोलो बोलो। Set is a well-defined collection of ऑब्जेक्ट्स, सेट इज ए वेल डिफाइंड, हाँ पूरी करो बेटा, बात पूरी करो। सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of the object. हाँ, ये यहां से आपको कॉपी पर लिखना शुरू करना है। सेल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, एक कलेक्शन है, कई सारी चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट्स, नंबर हो सकते हैं, इंसानों के नाम हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ये जरा समझना है। चलो, तो सिंपल भाषा में देखा हमने, ये करली ब्रैकेट है, इसके अंदर कई सारे एलिमेंट है, बीच में कॉमा है, ये एक सेट हो गया। इस सेट के अंदर 2 लिखा है, 2 a का एलिमेंट हो गया, 4a का एलिमेंट हो गया, 8 हो गया, 12, ये सेट हो गया। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, करली ब्रैकेट है, अंदर एलिमेंट लिखे हैं कॉमा में, करली ब्रैकेट है, अंदर एलिमेंट लिखे हैं कॉमा में, ये सारे के सारे सेट है बेटा। लेकिन जब डेफिनेशन हम बोलते हैं बेटा, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, किसी ऐसे एग्जाम, किसी ऐसी जॉब के इंटरव्यू को जाते हैं जिसमें मैथ से एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन सेट। तो डिफाइन सेट अगर आप पहले बोल दोगे कलेक्शन ऑफ थिंग इज कॉल्ड सेट, तो शायद उतना इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलनी है आपको, जब इंटरव्यू में कोई हमसे कुछ पूछता है पर्टिकुलर डेफिनेशन, तो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बतानी होती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सेट इज सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन कई चीजें एक साथ है, कलेक्शन है, लेकिन कैसा है, वेल डिफाइंड। अब बेटा वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? कलेक्शन मीन्स कई सारी चीजें एक जगह लिखी हुई है। यहाँ देखो फर्स्ट वाले सेट में इवन नंबर है 2 4 8 12, ये 2 4 8 और 12 का कलेक्शन हो गया, सेट तो हो गया। 1 2 3 4 का भी कलेक्शन हो गया, ये भी सेट हो गया। सब में करली ब्रैकेट है, सब में कॉमा है, सब कलेक्शन है, तो ये सेट तो हो गया। लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अब देखो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस सर। विशाल, विशाल कुमार, यस सर। अच्छा हाँ विशाल, मेरी बात समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. क्योंकि आप लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो कुछ लोग, तो शाश्वत मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है समझ में। गुड गुड गुड। तो पहले आपको कॉपी पे ये लिखना है सेट की डेफिनेशन, यहां से लिखना शुरू करना बेटा, लिखने की आदत डालो। अब वेल सेट की डेफिनेशन बोल रहा है बेटा, इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन मींस कई सारी चीजें एक साथ लिखी हुई हैं। ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, नंबर भी हो सकते हैं, वो नदियों के नाम हो सकते हैं, है ना, वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं। वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या बेटा? वेल डिफाइंड के से 3 मतलब निकलते हैं। पहली बात, नीचे देखो, नो रिपीटिशन, मतलब जो करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखे हैं वो बार बार नहीं, वो एक बार आने चाहिए। देखो सारे सेट्स में एक नंबर एक ही बार लिखा हुआ है, 2 4 8 12, 2 एक बार है, 4 एक बार है, 8 एक बार है, 12 एक बार है।
1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है। हर एक एलिमेंट जो है वो केवल एक बार होना चाहिए। नो रिपीटिशन, कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। पहला मतलब है वेल डिफाइंड। सेकेंड, सेम टाइप, सेट में सेम तरह के एलिमेंट होने चाहिए। अगर नंबर है तो सारे के सारे नंबर होने चाहिए, अगर अल्फाबेट है तो सारे के सारे अल्फाबेट होने चाहिए, है ना। जैसे तो सारे नंबर है, ये सारे नंबर है, ये नीचे अल्फाबेट हो गया, हालांकि कुछ लग रहा है जीरो जैसा लग रहा है ना, ये ओ होगा मेरे ख्याल से। तो क्या होना चाहिए, नो रिपीटिशन, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। अगर वो सेट नंबरों का है तो सारे नंबर होने चाहिए, ये नहीं कि उसमें कोई इंसान आ जाए। सारे अल्फाबेट है तो सारे अल्फाबेट आना चाहिए। तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई सेट बना रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं 1 1 2, गलत हो गया बेटा। हमने 1 को 2 बार क्यों रिपीट कर दिया? 1 को 2 बार नहीं लिखना है, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखना है। तो नो रिपीटिशन। नेक्स्ट, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर एक नंबर है तो एक नंबर ही आएगा और कोई दूसरी तरह का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक नो रिपीटिशन, एक सेम टाइप। क्लियर हो गया इतना? आशु क्लियर हो गया? आशु, अब है Yes, sir. तृप्ति। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये यूनिक। अब यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब होता है केवल एक, केवल एक तरह का, एक तरह से वो बनना चाहिए। अगर मुझे कोई कंडीशन दी है और मुझसे कहा जा रहा है कि सेट बनाओ, तो जो मैं सेट बनाऊं, मेरे सेट में जो एलिमेंट है वही आपके सेट में होने चाहिए। जैसे अगर मुझसे कहा जा रहा है कि एक सेट बनाओ, एक सेट बनाओ डेज ऑफ द वीक, सप्ताह हफ्ते के वीक्स के डेज का सेट बनाओ। तो क्या बनाऊंगा मैं? संडे आएगा उसमें, है ना। मुझे डेज के सारे वीक लेने, वीक्स के सारे डेज लेने हैं। संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे हम लिख चुके हैं। तो अगर मुझसे कहा जाएगा या आपसे कहा जाएगा कि वीक्स के सारे डेज का सेट्स बनाओ, तो हम यही करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लेंगे, संडे से स्टार्ट करेंगे या मंडे से स्टार्ट करेंगे। सेट में ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। अगर 1 2 लिखा है तो इस सेट का मतलब वही है कि 2 1, दोनों सेट सेम होते हैं। कोई नंबर पहले लिखा है, कोई नंबर बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि कौन कौन से नंबर है। तो अगर मुझे कहा गया कि मुझे एक वीक्स के सारे डेज का सेट बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं संडे लूंगा, मैं मंडे लूंगा, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। ये हो गए वीक्स के सारे डेज का सेट। अगर मैं बनाऊंगा तो भी सेट में ही एलिमेंट आएंगे। क्यों स्नेहा? अगर मेरा भाई बनाएगा तो भी उसके सेट्स में एलिमेंट यही आएंगे। हाँ, हो सकता है वो मंडे को पहले लिखे, संडे को बाद में लिखे, सेट में इस बात का मतलब नहीं। सेट में ये कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो मैं अगर बनाऊं, हाँ वीणा क्या हुआ? सर आपने संडे रिपीट कर दिया और वेडनेसडे नहीं लिखा है। गुड 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 गुड, वीणा त्रिपाठी, गुड। एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, शाबाश। क्लास में अटेंटिव रहना, बड़ कर लिया। तो पहले आ गया संडे, फिर आ गया मंडे, फिर हो गया ट्यूसडे, फिर हो गया वेडनेसडे, फिर हो गया थर्सडे, फिर हो गया फ्राइडे, फिर हो गया सैटरडे। ठीक वीणा, अब ठीक है। एक एलिमेंट एक ही बार आया, कोई छूटा भी नहीं है। ठीक, मैं ये सेट बनाऊंगा तो उसमें भी यही एलिमेंट आएंगे, और अगर पार्थ बनाएगा तो भी यही एलिमेंट आएंगे, अगर शकुंतला बनाएगी तो भी सेट में यही एलिमेंट आएंगे, है ना। तो ये सेट यूनिक है। मैं यहां से बनाऊं या मेरे ताऊ जी के बहन के बेटे का, बुआ का भाई वॉशिंगटन में रहकर बनाएगा ये सेट, तो भी ये वही एलिमेंट आएंगे। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ क्रिकेट, दुनिया के सारे बैट्समैनों का सेट बनाओ बेटा, तो मेरे सेट में क्या क्या होगा? सचिन तेंदुलकर होगा, फिर माइकल बेवन होगा, फिर एडम गिलक्रिस्ट होगा। हो सकता है मेरी लिस्ट में विराट कोहली नहीं हो, तो मेरी चॉइस है। हो सकता है अजिंक्य रहाणे नहीं हो, पर जो मेरे मामा के फूफा के बेटे का लड़का जो वॉशिंगटन में पढ़ता है, जिसको यूएस की नागरिकता मिल चुकी है, हो सकता है उसकी लिस्ट में सचिन तेंदुलकर हो ही नहीं।
उसके लिस्ट में हो स्टीव स्मिथ, फिर हो रोहित शर्मा, है ना? ये तो चॉइस में है। जब मैं बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट ले रहा हूं तो मेरा सेट में हो सकता है कोई और एलिमेंट हो, किसी और दूसरे के एलिमेंट में कोई और सेट हो, कोई और एलिमेंट हो, है ना सिद्धार्थ? तो ये तो यूनिक नहीं हुआ। मैं बना रहा हूं तो कोई और एलिमेंट, कोई बना रहा है तो कोई और एलिमेंट। हाँ, जबकि हमने वीक के सारे डेज लिए थे तो उसमें शर्त ये रखी गई थी कि आपको सारे डेज लेने हैं, तो उसमें तो जो मैं बनाऊंगा एलिमेंट सेट में वही रहेंगे, और जो कहीं और से बनाएगा, भले ही वो मार्च से बनाएगा, तो एलिमेंट वही रहेंगे, है ना सुमित? समझ पाए जो मैंने बोला? सुमित, सम्राट, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। जैसे आप सब बेटा Yes, है ना, 11th क्लास है, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैथ्स में मैं जो पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है बेटा, कायदे से तो आपको मैथ्स में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो क्लास में अटेंटिव रहिए। पार्ट क्लियर? इसने क्लियर हो गया? तो सेट की डेफिनेशन क्या है बेटा? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा बेटा, सेम तरह के एलिमेंट होंगे, और फिर यूनिक। अगर मैं बनाऊंगा तो भी सेट में वही एलिमेंट आएंगे, जो अगर कोई दूसरा बनाएगा उसमें वही एलिमेंट आएंगे। तो ये वेल डिफाइंड की प्रॉपर्टी बेटा ये होती है। आपसे किसी इंटरव्यू में, अब देखो, अब आपको सीधे करियर के लिए पढ़ना है। 10th का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? 11th का सब्जेक्ट चॉइस। 11th में आपको मिल गया सब्जेक्ट, अब आपको सीधे कैरियर के लिए पढ़ना है। कोई भी एग्जाम हो, भले वो सिविल सर्विसेज हो, भले कोई भी एग्जाम हो, आप जानते हो हर एक जॉब के लिए एग्जाम देना पड़ता है। हर एक जॉब का सिलेबस जो है वो 11 से शुरू होता है, 11 12। और मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, मैं चाहता हूं, देखो मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे बेस्ट सर्विस है इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसमें पास होकर लोग कलेक्टर, एसपी वगैरह बनते हैं। हो सकता है आप लोगों का ओपिनियन इस मामले में मुझसे डिफर करे, तो पर किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो भारत का हाईएस्ट एग्जाम है बेटा, उसमें मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका सिलेबस 11 से शुरू होता है। तो ध्यान रखिए, अब आपको करियर के लिए पढ़ना है बेटा। अब आप 10th से या 9th या 6th या 7th, सम्राट सुन रहे हैं? सम्राट प्रोसिया, यस सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर। हाँ, अब हम 6, 7, 8, 9 से अपनी तुलना नहीं कर सकते, अपने छोटे भाई बहनों से तुलना नहीं कर सकते बेटा, ना पार्थ? अब हम बड़ी क्लास में हैं, हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है ओम? यस सर। तो वेल डिफाइंड का मतलब आपको मालूम चल गया, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, नो रिपीटिशन, और यूनिक होना चाहिए। सेट की डेफिनेशन क्या है? इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये आप लिखेंगे कॉपी में, ये डायग्राम बना लेंगे, ये मैं पूरा पीडीएफ बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, इवन वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। लेकिन इंश्योर करिए कि आज वाली चीज कॉपी पर आज ही लिखनी है बेटा। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्चुअली एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा सा जनरल आइडिया लें कि ये सेट हो भी सकता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे। क्या ये सेट है? यस सर। यस कौन सर। सा आएगा? यस सर। यस सर। प्रतीक, क्यों सेट है बेटा ये? सर क्योंकि इसमें सर यूनिक सॉल्यूशन बनेगा सर। हमारा जनवरी आएगा, जुलाई आएगा, जून आएगा सर, और हाँ, अगर तो मेरे फ्रेंड्स भी बनाएंगे तो सर सेम मंथ ही आएंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है क्लियर, ऑल मंथ्स लेने हैं, सारे के सारे महीने लेने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली जनवरी आएगा, सारे के सारे। उसने पहले ही कंडीशन रख दी है कि सारे, तो जनवरी आएगा, फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा। उसने वो बाउंड कर दिया है कि केवल वही लेने हैं मंथ जो जिसे स्टार्ट होते हैं। तो जैसे जो जन आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, तो ये तो सेट है यूनिक। और क्योंकि सारे हमें मंथ ही लेने हैं तो सारे मंथ ही आएंगे। सेकंड देखो जरा, ये सेट होगा कि नहीं होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल No, sir. कनेक्शन ऑफ, देखो ऑल वर्ड यूज नहीं किया है इसमें, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि अगर Value करेगा मैं different बनाता हूं, लोगों के लिए। एलिमेंट वेल अलग डिफाइंड अलग लोगों की पसंद अलग अलग है। जैसे अगर मेरा भाई लेगा तो चेतन भगत लेगा, है ना, और कोई और लेगा। हो सकता है मेरी लिस्ट में चेतन भगत नहीं हो, मेरी लिस्ट में अमीश पहले हो। तो ये तो पर्सनल चॉइस है बेटा।
जो मेरे पसंद है वो किसी और को पसंद नहीं हो सकता है, तो इसमें अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, तो इट इज नॉट ए सेट। क्लियर? सम्राट क्लियर? शिवम क्लियर? Yes, sir. ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ये No, टीम sir. आने को बोल रहा है। मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पर माइकल बेवन होगा। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने माइकल बेवन का नाम सुना है। मेरी लिस्ट में विराट कोहली नहीं है, पर हो सकता है पार्थ की लिस्ट में हो। तो पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है मुझे कौन से बच्चे, कौन से क्रिकेटर अच्छे लगते हैं, है ना। हो सकता है मेरा भाई जो है बिल्कुल भी एग्री ना करता उससे, तो अलग अलग लोग बनाएंगे तो अलग अलग सेट बनेगा। क्यों कॉपी? ठीक है ना? इट इज नॉट अ सेट। फोर्थ वाले के बारे में क्या ख्याल है इशिका? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज सर सेट है। होगा। क्योंकि वो बोल ही रहा है हमें सारे बॉयज लेने हैं बेटा, एक भी बॉय छोड़ना नहीं। तो जो मेरे सेट में जो एलिमेंट होंगे दूसरे के सेट में वो भी एलिमेंट होंगे, है ना। फिफ्थ वाले के बारे में क्या ख्याल है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सर है। सर होगा। सेट है। बोल रहा है सारे के सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, 100 से कम कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी उसने, तो 1 से लेकर आएंगे 99 तक। अब ये सिक्स बताओ, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी चल है, प्रेमचंद। होगा। ऑल वर्ड यूज नहीं कर रहा था, होगा। सर नहीं है। सर नहीं होगा। ऑल वर्ड यूज नहीं कर रहा है बेटा। हम कुछ ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। अगर मैं लूंगा तो हो सकता है मेरे कलेक्शन में केवल निर्मला हो, निर्मला का एक उपन्यास है बेटा। ऑल नहीं बोल रहा ना, मैं कुछ लूंगा निर्मला और गोदान, पर हो सकता है मेरा भाई बनाए तो उसने वो मुंशी प्रेमचंद के कोई और दूसरे नॉवल ले, है कि नहीं पुष्पेन? और थोड़ी बोल रहा नॉवल लेने, हो सकता है मैं कुछ और नॉवल लूं, कोई दूसरा कोई और नॉवल ले, तो ये सर भी यूनिक आंसर नहीं है। पीछे दिया है कि होगा ये। हाँ, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर है ये नहीं होगा। इस बात पे हम और भी बात करेंगे, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए नॉट, क्योंकि ऑल वर्ड यूज नहीं कर रहा है वो, है ना। इस बात पर और बात करेंगे अभी, ठीक है। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसमें तो ऑल बोल रहा है, सारे के सारे सर होगा। ये सेट है ना। अभी हमारा 6 क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी हो गई, पुष्पेंद्र बोल रहा है कि नहीं ये तो सेट होगा। देखते हैं। अब ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, यहां भी ऑल वर्ड यूज नहीं कर रहा है यार ये, फिर क्या होगा? सेट होगा कि नहीं होगा? सर नहीं है। सर होगा। अगर 6 वाला है तब तो 8 वाला भी है। 6 में भी ऑल वर्ड उसने कहीं यूज नहीं किया था, सर यहाँ भी है ऑल ये। वर्ड यूज नहीं कर रहा। सर चलो है। अब इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो अभी छोड़ते हैं इसको, सर- देखते हैं। हाँ सर बेटा, बिकॉज सर जो मुंशी प्रेमचंद है सर, उनका एक लिमिटेशन होगा ना सर नॉवेल्स का, इसीलिए शायद सर यस हुआ। हाँ प्रतीक, चलो और सोचते हैं इस बारे में, पर मेरा मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि ऑल वर्ड यूज नहीं किया, चलो ठीक है सर देखते हैं। लेकिन अपन किसी भी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं सर एक स्टेटमेंट। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गुड, अच्छी बात है। आप इंटरेक्शन कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंटरेक्शन साल के एंड में रहे बेटा, ठीक। अभी 6 और 8 पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई, चलो कोई बात नहीं। 9th के बारे में क्या ख्याल है? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सर नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा बेटा तो डेंजरस एलिमेंट में सबसे पहले जो मेरा रहेगा वो रहेगा कॉकरोच, सेकंड लिजर्ड, फिर टाइगर, क्योंकि मुझे ये खतरनाक लगते हैं बेटा। लेकिन हो सकता है मेरे भाई को लॉयन ज्यादा लगता हो खतरनाक, चिंपांजी लगता हो, है ना। तो ये तो पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सा एनिमल ज्यादा डेंजरस लगता है। तो ये तो सेट नहीं हुआ, है ना। अभी हमने 6 और 8 को जरा भी थोड़ा सा इसको विथहेल्ड कर दिया हमने। तो एक्चुअली जब सेट बनाते हैं तो हम ये डीपली सोच लेते हैं बेटा कि अगर मैं बनाऊं तो क्या उसमें वही एलिमेंट होंगे जो दूसरा कोई आदमी बना रहा है। अगर अलग अलग की संभावना होती है, जैसे टैलेंटेड राइटर्स, मेरे हिसाब से कोई और टैलेंटेड है ज्यादा है, मेरे हिसाब से चेतन भगत उतना टैलेंटेड नहीं है जितना कि अमीश है। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। ऐसा ही है बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन, मेरे हिसाब से हो सकता है बेस्ट बैट्समैन कोई और रहे हो, किसी और के हिसाब से कोई और। हाँ, लेकिन जब ये बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, जब सारे के सारे बॉयज देने हैं तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास क्या, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सारे बॉयज ही लेगा। या फिर जब हम बात करते हैं कि हमें ऑल मंथ्स लेने हैं जो जे से शुरू हो रहे हैं, तब तो सारे के सारे लोग जो भी बनाएंगे सेम ही एलिमेंट होगा, है ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब ही ये होता है बेटा।
कि जो भी व्यक्ति भले ही कहीं से भी वो सेट बनाए, सेट कैसे बनाएगा, कर्ली ब्रैकेट लेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखेगा, कॉमा में लिखेगा, है ना, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। मैं बनाऊं तो भी वो आए, वही एलिमेंट आए, कोई दूसरा बनाए तो वही एलिमेंट आए। ठीक, अब जरा कुछ नोटेशन देखो जरा। सेट को लिखने का सिंबल क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट। कई बुकों में कई तरीका है बेटा, लेकिन हम ये कर्ली ब्रैकेट ही यूज करेंगे। हिंदी में बोलते हैं मतलब ब्रैकेट। सिंबल जब लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट आएगा, उसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, जो लिखे होती हैं ऑब्जेक्ट्स, ये एलिमेंट्स होते हैं। ये सेट है, सेट ये है, देखो सेट के अंदर लिखे हुए हैं 1 और 3। 1 सेट का एलिमेंट हो गया, 3 सेट का एलिमेंट हो गया, 2 इस सेट का एलिमेंट हो गया, 3 इस सेट का एलिमेंट हो गया, है ना। तो सेट को जो नोटेशन है वो क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स, वो एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये सेट ए है, 1 ए में है, 3 सेट ए में है, 2 सेट बी में है, 3 सेट बी में है, 9 सेट बी में है, 3 सेट सी में है, 9 सेट सी में है। अब जरा इसके बाद जरा ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, ये एक ई टाइप लिखा हुआ है। एक्चुअली ये ग्रीक लेटर है जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन, लेकिन पढ़ते कैसे हैं इसे मैथ्स में, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है, देखो जैसे ए पे ध्यान दो, ए में 1 3 है, ए में 1 भी है, ए में 3 भी है। क्योंकि ए में 3 है तो हमें लिख रखा है कि 3 बिलोंग्स टू 3 ए में है, तो ये एप्सिलॉन का साइन बनाया। पढ़ते कैसे हैं इसको, बिलोंग्स टू। 3 ए में है तो यू विल से दैट 3 बिलोंग्स टू ए। 1 भी सेट ए के अंदर है, इस सेट को ए नाम दिया हमने, तो 1 बिलोंग्स टू ए। 1 ए में है, लेकिन 4 ए में नहीं है, तो ए में नहीं है तो बिलोंग्स टू को लिखकर काट देंगे, 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, जैसे 1 इस सेट में है तो 1 बिलोंग्स टू दिस सेट। पर अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं, जैसे 5 ए में नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर। बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, हालांकि इसका नाम कुछ और है, ये एप्सिलॉन है, एक बिग लेटर है। आप इसे साइंस वगैरह में पढ़ोगे, बट वी हम उसको पढ़ते कैसे हैं, वी रीड एज बिलोंग्स टू। अगर 1 ए में है तो वी विल राइट 1 बिलोंग्स टू ए, 3 ए में है तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। क्लियर, इतना क्लियर हो गया बेटा, मानो क्लियर। यस सर। अभी जो आगे वाले हैं ये हमें आगे क्लासेस, आगे की चैप्टर में पढ़ना है, टॉपिक में पढ़ना है। अभी केवल आज हमारा टारगेट क्या है, सेट का नोटेशन और ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन। चलो फटाफट, कुछ स्पेशल सेट्स है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ सेट्स के नाम है बेटा, नेचुरल नंबर का सेट, वो सेट जिसमें कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट है ना, जिसमें नेचुरल नंबर होते हैं, इट इज कॉल्ड एन। नेचुरल नंबर के सेट, ये मैंने कहां से लिया है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के सेकंड पेज से लिया है मैंने, फर्स्ट चैप्टर के। ये आपको याद होने चाहिए। एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, जिसमें केवल कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जेड क्या है, इंटीजर्स, इसमें इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव सब इंटीजर होंगे, -2 -1 0 1 2 3 4। क्यू रेशनल नंबर, वो नंबर होंगे जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। रियल नंबर क्या है, ये नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब रियल नंबर कहलाते हैं। दुनिया के सारे नंबर इसमें होंगे। जेड प्लस, ये प्लस लगाया बेटा, थोड़ा सा धुंधला हो गया, ब्लर हो गया है, आपकी जो सेट वाला चैप्टर है उसमें सेकंड पेज पे है ये। जेड प्लस, जेड क्या इंटीजर थे, तो जेड प्लस में मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर लेना है। क्यू क्या था, रेशनल नंबर, क्यू प्लस मतलब केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर लेने हैं। आर मीन्स रियल नंबर, आर प्लस मीन्स केवल पॉजिटिव रियल नंबर लेने। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये इस साल और अगले साल बहुत काम आएंगे। चलो फटाफट आते हैं, एक चीज और बतानी है आपको। अभी क्या देखा हमने, अभी हमने कैसे लिखा सेट, अभी आप देख रहे हो सेट कैसे लिखा हमने। हम कर्ली ब्रैकेट ले रहे हैं और उसके अंदर एलिमेंट लिख दे रहे हैं, 1 3 कर्ली ब्रैकेट अंदर एलिमेंट, कर्ली ब्रैकेट अंदर एलिमेंट, है ना। ये सेट को लिखने का एक तरीका होता है। यहां देखो कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर एलिमेंट, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर एलिमेंट। ये सेट को लिखने का सबसे ज्यादा यूजफुल तरीका, सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है, जिसमें क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं या एलिमेंट की लिस्ट बनाते हैं। इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। क्या, जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट लिखे जाए, एलिमेंट के बीच में कॉमा लिया जाए, तो इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑफ सेट, जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कॉमा लगा के रखते हैं। एक्चुअली हमने लिस्ट बना रखी है हमने,
लिस्ट मीन्स हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से एलिमेंट है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है. इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को, ठीक है प्रशांत, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को दिखा रहे हैं, इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. एक तरीका और है, हायर क्लासेस में हमेशा एक्चुअली सपोज बहुत सारे एलिमेंट हैं, 2 तो ठीक है, 3 तो ठीक है, किसी में 25 एलिमेंट है, जैसे इसमें 100 एलिमेंट्स है, इसमें 10 एलिमेंट, सॉरी इसमें 10 एलिमेंट है, 1 4. हमेशा ही हम ऐसे लिखने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. जब हायर क्लासेस में जाओगे तो रोस्टर फॉर्म से ज्यादा कंफर्टेबल, हालांकि आपको थोड़ा टफ लगेगा, सेट बिल्डर फॉर्म होता है. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एक जनरल प्रॉपर्टी के थ्रू हम सेट को शो करते हैं. जैसे देखो मेरे पास एक सेट है 1 3 5 7 9. ये देखो कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर ब्रैकेट में एलिमेंट लिखे हुए हैं. ये रोस्टर फॉर्म है. जब भी एलिमेंट्स कॉमा में लिखे जाए रोस्टर फॉर्म में. इसको एक दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं बेटा. कैसे लिखते हैं, मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर लिखा एक्स. एक्स का क्या मतलब है, मतलब इस सेट में एलिमेंट है, फिर 2 डॉट लगाए या एक लाइन लगाई. इसे पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर. और कैसा नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड और 1 लेस देन एक्स, सॉरी 0 लेस देन एक्स लेस देन 11. बजाय 1 3 5 7 9 लिखने के क्या किया हमने, ऐसे लिखा एक्स such that x is an odd natural number, और 0 लेस देन एक्स लेस देन 11. क्या मतलब हुआ इसका, पहले देखो कर्ली ब्रैकेट लगाया, पहले एक्स लिखा. एक्स का मतलब है कि इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है, क्योंकि अभी आगे पढ़ोगे आप, कई सेट ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंट ही नहीं होता. फिर एक्स जो लाइन खींची है बेटा, कहीं कहीं 2 डॉट भी लगे होते हैं, इसे बढ़ते हैं सच दैट एक्स मींस सेट का एलिमेंट है. कैसा है, सच दैट मीन कैसा है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. यानी इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट हैं जो ऑड नेचुरल नंबर, जो ऑड भी हैं और नेचुरल भी हैं. तो ऑड नेचुरल नंबर 1 2 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा. लेकिन ये नंबर 13 से छोटे हैं. हमें इस सेट में क्या लिया है, हमने सारे और नेचुरल नंबर लिए, लेकिन जो छोटे हैं 13 से या जो छोटे हैं 11 से. तो देखो 11 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11. तो इस सेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये लिख लिया हमने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन where 0 less than x than 12. इससे अर्थ यही निकल रहा है कि नहीं पार्थ. अगर कोई नेचुरल नंबर है और ऑड है और 0 से 11 के बीच है, तो 0 से 11 के बीच कौन से ऑड नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 नहीं आएगा, 2 तो इवन हो गया, 3 आ गया, 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा. 9 के आगे तो 11 आता है, 11 तो लेना नहीं. तो आप देख रहे हो हमने इसी चीज को लैंग्वेज में लिख दिया, तो ये सेट बन गया. बताओ क्लियर हुआ, अनुष्का क्लियर, पार्थ क्लियर, प्रशांत क्लियर. यस सर. अभी हो सकता है आप लोगों को क्लियर ना हुआ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. आज मैं क्या एक्चुअली इतना ही छोड़ रहा हूं क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है बेटा, है ना. कल से मैं एक्चुअल बिल्कुल, आज आप क्या करिए, जो सेट चैप्टर को